Hello, welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time. मैं आपका इजाज सर। तो हम आज से यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम किलर सीरीज। ये जो सीरीज है ये क्लास 12th जेके बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेसिफिक सीरीज होगी। इस सीरीज में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री को कवर करेंगे। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम क्या कवर करने वाले हैं, जितना भी सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स है, उन सारे चैप्टर्स को हम यहां कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले फोकस रहेगा, टारगेट रहेगा सारे प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस। 4-5 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हर एक चैप्टर में एक तो वो करेंगे, और हम बेटा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट जितना भी सिलेबस में है वो सारा हम कवर करेंगे, और आपको नोट्स या मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो भी हम लेक्चर पढ़ेंगे उस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वहां पे आप बेटा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री जो बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेसिफिक रहेगी। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉल्यूशंस। ये क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए बेटा, सॉल्यूशन क्या है जरा देखिए। सॉल्यूशन जो होता है, इट इज अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स whose composition can be varied up to certain limit. So solution क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, लेकिन वो जो कंपोनेंट्स है वो इनर्ट होते हैं, वो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं। अब इसका मतलब क्या है समझो। मान लीजिए मैंने यहां पे लिया एक बीकर, इस बीकर के अंदर ये लिया हमने वाटर, मान लीजिए ये वाटर लिया, तो एक प्योर सबस्टेंस लिया हमने। तो अगर हम प्योर सबस्टेंस को प्योर सबस्टेंस के साथ मिलाएं, फॉर एग्जांपल अगर वाटर को वाटर के साथ मिलाया जाए तो वाटर ही बनेगा, साल्ट को साल्ट के साथ मिलाओ साल्ट ही बनेगा, शुगर को शुगर के साथ मिलाओ शुगर ही बनेगा। तो जब हम दो प्योर सबस्टेंसेस को सेम प्योर सबस्टेंसेस को मिलाएंगे तो वहां पे प्योर सबस्टेंस ही बनेगा। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट प्योर सबस्टेंसेस को मिलाएंगे, दो डिफरेंट मटेरियल्स को मिलाएंगे, तो वहां बन जाता है मिक्सचर। जैसे मैंने यहां पे पहले क्या लिया, ये देखो, मैंने लिया यहां पे वाटर। क्या लिया हमने? वाटर लिया। वाटर एक प्योर सबस्टेंस है, और इसके अंदर हमने एक और प्योर सबस्टेंस डाला, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये कितने कंपोनेंट्स मैंने मिलाए सर? आपने दो कंपोनेंट्स मिलाए, दो मटेरियल्स मिलाए, दो सबस्टेंसेस मिलाए। एक सर आपने यहां पे वाटर मिलाया, एक तो आपने सोडियम क्लोराइड मिलाया। तो जब हम दो डिफरेंट प्योर सबस्टेंसेस को मिलाएं तो यहां बन जाता है मिक्सचर। यहां क्या बन जाता है? यहां बन जाता है मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर होता है ना, ये मिक्सचर होमोजीनस होता है। सर होमोजीनस का मतलब क्या होता है? अब इस बात को बारीकी से समझना। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए मैं इस सॉल्यूशन में ये एक रीजन से एक ड्रॉप उठाऊं, यहां इस मिक्सचर से यहां एक ड्रॉप, 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 इस मिक्सचर के अंदर आप कहीं से भी एक एक ड्रॉप जमा करो तो वहां आपको कंपोजिशन सेम मिलेगा। जो कंपोजिशन इस पॉइंट पे होगा वो यहां पर ही मिलेगा, वो यहां पर भी मिलेगा, यानी सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ऐसा नहीं होगा कि ये जो है ना, पहला यहां यहां एक ड्रॉप लेंगे ये साल्टी होगा, यहां ये बिटर होगा, यहां तो ये स्वीट इन टेस्ट होगा, नहीं। बल्कि ये जो मिक्सचर है, हर एक रीजन से ड्रॉप उठाओ, हर एक पॉइंट से देखो तो कंपोजिशन सेम मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज थ्रू आउट। इसी मिक्सचर को हम नाम देते हैं सॉल्यूशन। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने जो ये दो कंपोनेंट्स मिलाए, एक तो मैंने मिलाया NaCl, दूसरा मैंने मिलाया वाटर। ये जो दो कंपोनेंट्स मैंने मिलाए तो ये केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? केमिकली नॉन रिएक्टिंग का मतलब NaCl और वाटर को जब हम मिलाते हैं जो मिक्सचर बनता है, होमोजेनस मिक्सचर, वो बेटा आपस में रिएक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। सिंपली सोडियम क्लोराइड, साल्ट, पानी में डिसॉल्व होता है, बस।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो सॉल्यूशन, ये जो मिक्सचर है ये क्या है? ये है एक होमोजेनस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, प्लस इसमें जो कंपोनेंट्स मैंने मिलाए वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो ये केमिकली नॉन रिएक्टिंग है। और एक बात, अगर हम NaCl पानी में डिसॉल्व करते हैं, ये किसी हद तक हम डिसॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए 1 मोल डिसॉल्व किया, 2 मोल्स डिसॉल्व किए, 3 मोल्स, लेकिन अगर हम 50 मोल्स डालेंगे, मान लीजिए 50 मोल्स, उसमें से कुछ मोल्स तो डिसॉल्व हो जाएंगे नहीं, तब वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनेगा। तो कंपोजिशन भी किसी हद तक इसका हम वैरी कर सकते हैं। तो यहां से हमने कंक्लूड किया, जब दो डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे तो वहां बन जाता है मिक्सचर। अगर वो मिक्सचर होमोजीनस रहा, यानी अंदर हर जगह पे सेम कंपोजिशन मिला, प्लस अगर वो कंपोनेंट्स जिनके मिलाने से मिक्सचर बना अगर वो नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स है, तीसरा इसका जो हम कंपोजिशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है, ये किसी हद तक हम वैरी कर सकते हैं। ऐसे मिक्सचर को नाम देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन समझ में आया? बड़ी सिंपल सी चीज है, दो कंपोनेंट्स को मिलाओ, मिक्सचर बनेगा, वो होमोजेनस होना चाहिए, कंपोनेंट्स नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करने चाहिए, प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, प्लस किसी हद तक हम इसका कंपोजिशन वैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। उसके बाद दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, अब बात को ध्यान से समझिएगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी, a solution is a monophasic system that is composed of same phase uniform composition throughout। देखिए ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये एक मोनोफेजिक सिस्टम होता है। मोनोफेजिक सिस्टम का मतलब होता है विच इज कंपोज ऑफ ओनली वन फेज, जिसके अंदर हर जगह कंपोजिशन सेम मिलेगा, जिसके अंदर या तो वो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड, या तो गैस। ऐसा नहीं होगा कि कुछ सॉलिड होगा, कुछ लिक्विड होगा, कुछ गैस होगा, लेकिन एक फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। जैसे आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को पानी में डाला, पानी लिक्विड है, सॉल्ट सॉलिड है, लेकिन जब इसको मिक्स किया आपने, सॉल्यूशन बन गया, तो आपको जैसे लिक्विड फॉर्म नजर आती है, तो एक सिंगल फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और अंदर हर एक पॉइंट पर आपको कंपोजिशन भी सेम मिलेगा। सो सॉल्यूशन जो है, इट इज अ मोनोफेजिक सिस्टम कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल फेज। अच्छा, दूसरी बात यहां पे, दूसरी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की क्या है? सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन सच एज डेंसिटी, पीएच, मोलैरिटी एंड कंडक्टिविटी। देखो इसका मतलब क्या है, आप बात को ध्यान से समझना। देखिए बात को ध्यान से समझना। सपोज ये हमने बना लिया एक सॉल्यूशन, समझना ध्यान से, ये हमने बना लिया एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में इस पॉइंट, इस रीजन में देखो, इस रीजन में देखो, इस रीजन में देखो, इस रीजन में देखो, आपको डेंसिटी जो है वो सेम मिलेगी, आपको जो कंडक्टिविटी है वो सेम मिलेगी, आपका जो पीएच है वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा, आपकी जो कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी जो है, वो भी हर पॉइंट पे सेम मिलेगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की ये है कि सॉल्यूशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम मिलती है, डेंसिटी हर एक पॉइंट पे सेम होती है, हर एक रीजन में सेम होती है, पीएच भी सेम होता है, मोलैरिटी भी सेम होती है, और कंडक्टिविटी भी सेम। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, यानी जिन दो कंपोनेंट्स को आप मिलाओगे सॉल्यूशन बनाओगे, जैसे शुगर को पानी में डाला तो दो कंपोनेंट्स को मिला के आपने सॉल्यूशन बना लिया, तो ये जो दो कंपोनेंट्स है ना, शुगर और वाटर, ये केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं, ये एक दूसरे के साथ वहां रिएक्शन करके प्रोडक्ट नहीं बनाते। आप समझ रहे? जैसे आपने पानी का एक गिलास लिया, उसमें शुगर एक चम्मच डाला, डिसॉल्व किया, तो बन गया शुगर वाटर, शुगर सॉल्यूशन, तो फिर आप शुगर सॉल्यूशन पी रहे हो। अब अगर ये शुगर वाटर के साथ रिएक्शन करता तो आप क्या पीते? कुछ नई चीज निकल आती है ना। आप समझ रहे हो ना? यहां ऐसा नहीं होता है। जब भी आप दो कंपोनेंट्स को मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं तो याद रखना, वो जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग। उसके बाद बेटा एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल्स। अब बात को समझना, सपोज आपने पानी में शुगर डाला तो डिसॉल्व हो गया, क्या शुगर के पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो उन कंपोनेंट पार्टिकल्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। उसका रीजन क्या है?
जैसे आपने नमक पानी में डाला, फिर नमक को डिसॉल्व कर दिया, अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, तो नमक तो पानी में डिसॉल्व हो गया। क्या आपको फिर नमक के पार्टिकल्स नीचे बॉटम पे दिखते हैं जब पूरी तरह से वो डिसॉल्व होता है? नहीं दिखते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो मास पे एक्ट करती है। अब अगर मास कम है, क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स जिनसे सॉल्यूशन बनता है ना, जिन पार्टिकल से सॉल्यूशन बनता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स, वो शुगर पार्टिकल्स, वो तो बिल्कुल स्मॉल साइज के होते हैं, जिनका मास बहुत कम होता है, तो ग्रेविटी उस छोटे से पार्टिकल पे इफेक्ट नहीं करता। इसीलिए शुगर सॉल्यूशन में शुगर के मॉलिक्यूल सेटल नहीं होते बॉटम पे। अच्छा, सॉल्ट सॉल्यूशन में साल्ट के पार्टिकल्स नीचे, पार्टिकल्स डाउन, सेटल डाउन नहीं हो जाएंगे। तो वही नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल्स। जैसे ये पेन है, अगर मैं पेन को हाथ से छोड़ दूं तो ये नीचे आएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर ये एक पार्टिकल छोटा सा जर्रा होगा, क्या वो सेटल डाउन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट मास पे होता है। अब अगर मास बहुत कम होगा तो ग्रेविटी उस पर इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये एक और बात। फिफ्थ प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, कंपोनेंट पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू नेकेड आई। तो इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताओ, जब आप पानी में साल्ट डिसॉल्व करते हो तो क्या आपको साल्ट नजर आता है? क्या NaCl के पार्टिकल्स नजर आते हैं? नहीं आते। अच्छा, आप शुगर को पानी में डालो, क्या शुगर के पार्टिकल्स नजर आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। तो वही है फिफ्थ प्रॉपर्टी, कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, वो आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है बेटा, सॉल्यूशन हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, जो एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सोल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे पानी लिया मैंने 1 लीटर, इसमें नमक 1 चम्मच डाला, नमक कम प्रपोर्शन में है तो वो सोल्यूट कहलाएगा, वाटर ज्यादा प्रपोर्शन में है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। अब मुझे बताओ, जब आप इस सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो, वहां बन जाता है सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन किस स्टेट में होता है? क्या वो जिस स्टेट में सॉल्वेंट होता है उसी स्टेट में होता है, कि जिस स्टेट में सोल्यूट होता है? जरा मुझे बताइए। आपने साल्ट को, नमक को पानी में डाला, नमक सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, तो मुझे बता, जब सॉल्यूशन अब बन गया, क्या वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा? वो तो लिक्विड होगा। तो वही बात है कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। ठीक है। तो ये हमने मुकम्मल किया सॉल्यूशन और इसकी प्रॉपर्टीज। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। आप सबको मालूम है सॉल्यूशन के जनरली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका सोल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। अब व्हाट इज सोल्यूट? सोल्यूट, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्जर प्रपोर्शन, प्रेजेंट इन लेसर प्रपोर्शन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। और सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन हमने बनाना है, इसके अंदर एक तो हमने डाला वाटर और एक तो हमने इसमें डाला NaCl, और वाटर के हमने डाले 100 मोल्स, और जो साल्ट है, साल्ट के NaCl के, उसके हमने डाले 5 मोल्स। अब अगर मैं आपसे कहूं इन 2 कंपोनेंट्स में, एक तो वाटर है एक तो NaCl, बताओ लेसर प्रोपोर्शन में कौन है? किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है? किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है? NaCl के नंबर ऑफ मोल्स कम है कि नहीं? इसके तो 5 मोल्स ही है। इसको बेटा हम कहते हैं सोल्यूट। और किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं? वाटर के, इसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो याद रखना, सोल्यूट वो होता है जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, और सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। ऑब्वियस बात है, 2 कंपोनेंट्स को मिलाया, सॉल्यूशन बन गया। तो जो ज्यादा प्रोपोर्शन में होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे आपने मान लीजिए 10 मोल पानी लिया, 1 मोल शुगर लिया, तो पानी सॉल्वेंट है, शुगर जो है जो कम प्रोपोर्शन में है वो सोल्यूट है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव वन मोर क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के टाइप्स। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के टाइप्स में आता है गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। जरा देखिए,
फॉर एग्जाम्पल आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया, वहां क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब देखना है हमें सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है या सॉल्वेंट गैस है। अगर सॉल्वेंट गैस है तो उनको कहते हैं गैसियस सॉल्यूशंस। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है उनको कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, और अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो उनको कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला टाइप कौन है? यहां पे देखिए, इट इज गैसियस सॉल्यूशन। अब देखिए गैसियस सॉल्यूशन कौन होता है? सोल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी। लेकिन गैसियस सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें देखो ना, देखो यहां पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या हो सकता है? गैस गैस गैस। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट क्या होगा? जिनमें सॉल्वेंट क्या होगा? गैस, उनको कहते हैं गैसियस सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड, उनको कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। और ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट होगा सॉलिड, उनको कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। आप समझ गए? तो अब सबसे पहली कैटेगरी यहां पे देखिए, गैस इन गैस। तो गैस गैस में, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। आप ऐसा करो, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस आपस में मिक्स करो, ठीक है? तो ये गैस इन गैस बन गया, गैसियस सॉल्यूशन है, गैस इन गैस। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए आपके पास है लिक्विड, इसको आपने गैस में डाला, तो इसको कहते हैं लिक्विड इन गैस। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लोरोफॉर्म को मिक्स करोगे नाइट्रोजन गैस के साथ, क्लोरोफॉर्म को जब आप मिक्स करोगे नाइट्रोजन गैस के साथ, तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया? लिक्विड इन गैस। इसी तरह से सॉलिड इन गैस, जैसे कैंफर को नाइट्रोजन गैस में डालो, कैंफर तो सॉलिड होता है, सॉलिड को आपने गैस में डिसॉल्व किया। आप समझ गए? तो ये सारी गैसियस सॉल्यूशंस, एक तो गैस इन गैस, एक तो लिक्विड इन गैस, एक तो सॉलिड इन गैस। इसी तरह से हमारी एक और कैटेगरी है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस वो होंगे जिनमें सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड लिक्विड लिक्विड। अब इसमें तीन कैटेगरीज, गैस इन लिक्विड, जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है, सो इट इज ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये लिक्विड सॉल्यूशन है, मगर कौन सा लिक्विड? गैस इन लिक्विड। इसी तरह से लिक्विड इन लिक्विड, जैसे एथेनॉल को डिसॉल्व किया वाटर में, आप एथेनॉल, अल्कोहल ले लो, शराब ले लो, पानी में डालो, शराब भी लिक्विड, पानी भी लिक्विड, तो बन गया लिक्विड लिक्विड। इसी तरह से सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड, जैसे शुगर को पानी में डाला, शुगर इन वाटर, ग्लूकोज को पानी में डाला, ग्लूकोज इन वाटर, जैसे ग्लूकोज इन वाटर, इट इज अ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। समझ गए? तो गैसियस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट सारे का सारा गैस, लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट कौन होता है? लिक्विड। उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशंस। नाउ व्हाट आर सॉलिड सॉल्यूशंस? जिनमें सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड। देखो, ये देखो, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अब इसकी भी तीन कैटेगरीज, गैस इन सॉलिड, जैसे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। पैलेडियम तो मेटल है, सॉलिड है, और इसके सरफेस में या इसके अंदर हाइड्रोजन गैस होगी, तो ये बन गया गैस इन सॉलिड, तो ये भी सॉलिड सॉल्यूशन है। इसी तरह से लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, जैसे अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, मरकरी विद सोडियम। अब याद रखिएगा, जब भी कोई मेटल ब्लेंड मिक्स होगा किसके साथ? मरकरी के साथ, उनको कहते हैं एमलगम्स। तो वो लिक्विड इन सॉलिड, जैसे सोडियम अमलगम। इसी तरह से सॉलिड इन सॉलिड, जैसे कॉपर को डिसॉल्व किया गोल्ड में, जिनको हम क्या कहते हैं? एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। एलॉयज आर नथिंग बट सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। जैसे आपने कॉपर और जिंक दोनों सॉलिड सॉलिड मेटल्स हैं, इनको ब्लेंड किया, मिक्स किया, एलॉय बन गया, तो ये एक सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है। तो ये 9 टाइप्स बन जाते हैं। वो सॉल्यूशंस, याद रखिए, वो सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट गैस, तो वो गैसियस सॉल्यूशन, उनमें 3 टाइप आएंगे, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस। इसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट लिक्विड होता है, उसमें भी 3 कैटेगरीज आएंगी, क्या? गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड। इसी तरह से सॉलिड सॉल्यूशंस, उनमें सॉल्वेंट है सॉलिड, तो जैसे गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है? तो ये याद रखिए, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स देखिए, व्हाट आर कंसंट्रेशन टर्म्स? देखो बेटा, अब हमने सॉल्यूशन बना लिया, ये देखो, ये हमने एक सॉल्यूशन बना लिया। मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या किया? एक तो वाटर लिया हमने, और एक तो इसमें हमने शुगर लिया।
तो वाटर सॉल्वेंट है, शुगर सोल्यूट है, ये वाटर सॉल्वेंट है, शुगर सोल्यूट है। अब आपने सोल्यूशन बना लिया, मान लीजिए आपने शुगर को पानी में डाला तो वहां सोल्यूशन बन गया, शुगर सोल्यूशन। मान लीजिए आपने सॉल्ट को पानी में डाला तो सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। अगर आपको यह बताना हो कि एक सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट है, यानी अगर आप यह बताना चाहते हो कि सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, या अगर आपको यह बताना हो कि एक गिवन सॉल्वेंट में सोल्यूट कितना है, पानी में कितना शुगर है, पानी में कितना एसिड है, पानी में कितनी बेस है, पानी में कितना सॉल्ट है, तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि यह पता चले कि कितना सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में है। अब उसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। कभी मैं बोलूंगा कि एक सॉल्यूशन में 10% सोल्यूट है, कभी बोलूंगा मैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल सोल्यूट है, कभी मैं बोलूंगा 1 केजी सॉल्यूशन में 2, मान लीजिए 1 केजी सॉल्वेंट में 2 मोल सोल्यूट है। तो बहुत सारे तरीके हैं ना बोलने के कि सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट में सोल्यूट कितना है। This amount of solute dissolved in a given amount of solvent, it is called concentration। देखो डेफिनेशन आपके सामने है, इधर देखो। concentration means amount of solute dissolved in a given amount of solvent, यानी किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। और अब बहुत सारे तरीके हैं, कभी परसेंटेज में हम कहते हैं सोल्यूट कितना है, कभी मोल्स पर लीटर बता देते हैं, कभी मोल्स पर केजी बता देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों को कंसंट्रेशन टर्म्स हम कहते हैं। The different methods of expressing the concentration of solution are called concentration terms। ठीक है, तो वो सारे तरीके जिनसे हम कहेंगे कि सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट में सोल्यूट कितना है, उन तरीकों को कहते हैं, उन मेथड्स को कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। नाउ कंसंट्रेशन टर्म्स जो है ये 2 तरह की होती है, एक होती है वॉल्यूम रिलेटेड, एक होती है मास रिलेटेड। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जिनसे हम बताते हैं कि सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट है, सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, उनमें से कुछ कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, उनमें वॉल्यूम आपको नजर आएगा, और कुछ उसमें वॉल्यूम नहीं होगा, वो मास पे डिपेंड करती होंगी। तो याद रखिए वो कंसंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम रिलेटेड होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है। अगर कोई कंसंट्रेशन टर्म है वो वॉल्यूम रिलेटेड है, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वो कंसंट्रेशन टर्म भी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक वॉल्यूम रिलेटेड, एक मास रिलेटेड। जो वॉल्यूम रिलेटेड होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज करने से वो कंसंट्रेशन टर्म्स भी चेंज होती है, लाइक वॉल्यूम इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। ये सारी की सारी जो है ना, ये बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ये सारी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये वॉल्यूम रिलेटेड है। आप समझ गए? यहां से नीट में भी क्वेश्चन आता है, यहां से बोर्ड में भी एमसीक्यू आता है, याद रखना मैंने 3 स्टार भरा। यहां से बोर्ड में आएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम डिपेंडेंट जो होंगी वही टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, उसमें जहां भी आपको वॉल्यूम नजर आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। और कुछ मास रिलेटेड होती है, वो जो मास रिलेटेड होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे भी ही नहीं तो वहां पे वो कंसंट्रेशन टर्म चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो वॉल्यूम रिलेटेड है ही नहीं। जैसे मास परसेंट, इसको मास परसेंट भी कहते हैं, वेट बाय वेट परसेंट, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो याद रखिए, यहां से आपको नीट में भी सवाल आ सकता है, बोर्ड में एमसीक्यू भी आएगा। कंसंट्रेशन टर्म्स 2 तरह की होती है, वॉल्यूम रिलेटेड, मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा वो चेंज हो जाएंगी, और मास रिलेटेड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा मास नहीं चेंज होगा, तो इसीलिए वो कंसंट्रेशन टर्म्स चेंज नहीं होगी। तो चलो अब हमें इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मोलैरिटी।
सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोल्स पर लीटर, सर मतलब ये कि अगर मान लीजिए हमने यहां पे सोल्यूशन बना लिया और इस सोल्यूशन में मान लीजिए वॉल्यूम जो है इस सोल्यूशन का वो है 5 लीटर, और इसके अंदर जो हमने सोल्यूट डाला, कुछ भी हो सकता है सोल्यूट, सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है, बेस हो सकती है। मान लीजिए सोल्यूट जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने लिए हैं, मान लीजिए 5। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से समझिए, क्या मैं कह सकता हूं ध्यान से, तो सोल्यूट हमने लिया 5 मोल, तो एक सोल्यूशन है, कितने लीटर का सोल्यूशन है सर, 5 लीटर सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन लिया 5 लीटर वॉल्यूम है और उसमें जो सोल्यूट है वो कितने हैं, 5 मोल। दैट मींस 5 मोल ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 5 लीटर्स। 5 मोल सोल्यूट के हैं 5 लीटर में, तो मुझे बताइए पर लीटर कितना होगा, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। शाबाश शाबाश, सर आपने कहा 5 मोल्स इन 5 लीटर्स, तो क्या हम कह सकते हैं 5 मोल डिवाइडेड बाय 5 लीटर, 5 वन जा 5 वन जा, ये आ गया 1 मोल पर लीटर। बड़ा सिंपल है। अरे 5 मोल्स हैं 5 लीटर्स में, तो 1 मोल 1 लीटर में हो गया। तो ये क्या निकाला आपने, सर हमने निकाला किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स होंगे पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे, उसी को हम कहते हैं मोलैरिटी। तो वही डेफिनेशन में है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, ऑब्वियस बात है सर, फॉर्मूला बनेगी मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मगर ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ये वॉल्यूम लीटर्स में होना चाहिए। चलिए ठीक है, याद रखिएगा अगर वहां वॉल्यूम ml में गिवन होगा तो हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोलैरिटी की नई इक्वेशन आएगी n इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहां जो देखिए यहां वॉल्यूम है लीटर्स में, लेकिन जो यहां वॉल्यूम है ये किस में गिवन होगा, वहां पे ml में। तो ये 1000 जो है ये इसको कन्वर्ट करता है किसमें, लीटर्स में। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हमें निकली, नंबर ऑफ मोल्स m इज इक्वल टू n बाई v। तो एक और फॉर्मूला लिखनी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। फर्क क्या है, फर्क यहां जो ऊपर वाला केस है इसमें जो वॉल्यूम होगा वो लीटर्स में, और यहां जो वॉल्यूम होगा वो ml में गिवन होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए दो फॉर्मूला, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये एक और फॉर्मूला, इन दो फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। देखिए अगर सोल्यूट का मास गिवन होगा, वेट गिवन होगा, तो उस सोल्यूट का कितना मास गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, उससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। या गिवन नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, वहां भी नंबर ऑफ मोल्स, मोल कांसेप्ट का क्वेश्चन है। तो अब बताइए फॉर्मूला क्या बनेगी, जरा जल्दी से बताइए। सर यहां बताया आपने मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू, मोल्स के बदले ये वाली इक्वेशन देंगे, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये एक और इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है, यहां से ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये जो है ना नीचे इट इज मोलर मास, इसको मैं डैश लगाऊंगा, मोलर मास इस तरह से। तो कितनी फॉर्मूला, एक तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम लीटर्स में। दूसरी मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये ml में वॉल्यूम गिवन होगा। और एक और है मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये तीन इक्वेशंस आपके सामने मैंने दी।
सो ये सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड के लिए मैंने आपको दे दी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल्स हैं? तो फिर मैंने आपको ये फॉर्मूलाज दे दी, बस इन फॉर्मूलाज के बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताइए, अगर ये एक सोल्यूशन है, याद रखिए, मान लीजिए ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। इस सोल्यूशन में जो सोल्यूट है, सोल्यूट के हैं मान लीजिए 2 मोल, और इसका जो वॉल्यूम है, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, मान लीजिए वो वॉल्यूम लेंगे हम 4 लीटर। तो बताइए इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? जरा बताइए, जरा जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। सर आपने बताया मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आपने बताया सर 2, सो 2 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपने बताया 4 लीटर्स, तो डिवाइडेड बाय 4, सो ये हो गया 2 1 जा, ये हो गया 2 2 जा, सो हो गई 1/2। सो दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज 0.5। इस तरह से सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, आप कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, डाइल्यूशन एंड डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होती है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये आपने लिया एक सॉल्यूशन, ठीक है, इसको मैं मान लूंगा सॉल्यूशन ए या सॉल्यूशन फर्स्ट, चलो सॉल्यूशन फर्स्ट, इट इज सॉल्यूशन फर्स्ट, इट इज सॉल्यूशन फर्स्ट। मान लीजिए इसकी मोलैरिटी थी m1 और इसका वॉल्यूम था v1। मैंने क्या किया, मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया, पानी डाला। मान लीजिए ऑलरेडी सॉल्यूशन बना हुआ है, मैंने पानी ऐड किया, तो ऑब्वियसली जब आप पानी ऐड करोगे तो ये जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, v1 से लेकर v2। जब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, m1 टू m2। तो क्या किया पूरी प्रोसेस में आपने? सर हमने कुछ नहीं किया, हमने जो सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाया हुआ था उस सॉल्यूशन में हमने ऐड करा है वाटर, सॉल्वेंट ऐड किया। इस प्रोसेस को, जिसमें आप सॉल्यूशन को सॉल्वेंट ऐड करते हो और उसका वॉल्यूम चेंज होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसी को कहते हैं डाइल्यूशन। तो वही प्रोसेस हमने लिखी, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन सो एज टू चेंज इट्स वॉल्यूम इज नोन एज डाइल्यूशन। इसको डाइल्यूशन कहते हैं। किसी सॉल्यूशन में पानी ऐड करना, किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करना, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाना, इसको कहते हैं डाइल्यूशन। और आपको पता है, अगर बेटा आप डाइल्यूशन करेंगे, मतलब आप वाटर ऐड करते हो, तो जब डाइल्यूशन करोगे, वाटर ऐड करते हो, सॉल्वेंट ऐड करते हो, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज होगा, मोलैरिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि सर मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जब हम वाटर ऐड करते हैं, वॉल्यूम चेंज होता है, अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलैरिटी भी चेंज। तो वो पॉइंट हमने यहां नोट किया, अपॉन डाइल्यूशन वॉल्यूम चेंज, देयरफॉर मोलैरिटी चेंज। ठीक है, अब याद रखिएगा, सबसे पहले एक छोटी सी इक्वेशन है, सबसे छोटी सी इक्वेशन है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट की जरा आप मोलैरिटी निकालो, m1 किसके बराबर है? मोलैरिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसमें कितने मोल्स? सपोज n1, इसका कितना वॉल्यूम? v1, तो इसकी मोलैरिटी आ जाएगी n1 डिवाइडेड बाय v1। ठीक है, तो यहां क्या निकल आएगा? यहां निकल आएगा n1, n1 हो गए नंबर ऑफ मोल्स, वो किसके बराबर? दैट विल बी m1 v1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये एक इक्वेशन यहां पे रखिए, ये एक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज फॉर द सॉल्यूशन फर्स्ट, जो ये वाला सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की मैंने पहले मोलैरिटी निकाली, सो m1 हो गया n1 डिवाइडेड बाय v1। तो इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n1 निकाला। जरा इसी तरह से आप m2 निकालो, m2 किसके बराबर आएगा? जब ये डाइल्यूशन किया आपने, सॉल्वेंट ऐड किया, तो मोलैरिटी चेंज हो गई, m1 से m2, वॉल्यूम चेंज हो गया v1 से v2, लेकिन आपने सोल्यूट ऐड मत ना किया, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। सपोज इसमें नंबर ऑफ मोल्स n2, तो n2 डिवाइडेड बाय v2, तो यहां n2 निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बनेगा m2v2। तो ये एक और इक्वेशन। अब मैंने n1 निकाला, n1 क्या है? n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन फर्स्ट, इन सॉल्यूशन फर्स्ट, इसके सॉल्यूशन फर्स्ट में नंबर ऑफ मोल्स, और यहां
सॉल्यूशन सेकंड में नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है मैंने डाइल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया, सोल्यूट मात्रा ऐड किया नहीं, तो इसका मतलब N1 इज इक्वल टू N2। जितने सोल्यूट के मोल्स पहले वाले सॉल्यूशन में होंगे, जो बाद में बन गया फाइनल सॉल्यूशन, उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम है। देखिए ये एक बोतल है, मान लीजिए इसमें सॉल्यूशन बनाया हुआ है, मैंने पानी डाला, इसमें शुगर सॉल्यूशन है और इसमें शुगर का 1 मोल है, इसके अंदर मैंने पानी डाला तो वॉल्यूम चेंज हो गया, मोलैरिटी भी चेंज होगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पहले भी 1 था, अब भी 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होते हैं। वही लिखा मैंने फिर N1 इज इक्वल टू N2। ये देखो N1 इज इक्वल टू N2, तो आपको मालूम है N1 की इक्वेशन मुझे पता है, N1 इज इक्वल टू M1V1 और N2 इज इक्वल टू M2V2। इस फॉर्मूला को कहते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। ये आप याद रखिए, डाइल्यूशन फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड अ डाइल्यूशन फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला का यूज क्या है, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम है 100 ml, इसकी मोलैरिटी है 0.2, मैंने पानी 100 ml ऐड किया, तो बताइए इसकी फाइनल मोलैरिटी क्या होगी। तो इस इक्वेशन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। सर ये क्या मतलब होता है, मैंने 2 सॉल्यूशन लिए, मान लीजिए ये है सॉल्यूशन फर्स्ट, ये है सॉल्यूशन सेकंड, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, इसकी मोलैरिटी M1 और इसकी मोलैरिटी M2। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन मैंने लिए, सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन फर्स्ट में नंबर ऑफ मोल्स N1, वॉल्यूम V1 एंड मोलैरिटी M1, और जो सॉल्यूशन सेकंड है इसकी मोलैरिटी M2, इसका वॉल्यूम V2, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2। अगर मैं इन 2 सॉल्यूशंस को ऐड करूं एक ही बीकर में, हम एक ही बीकर लेंगे और इन 2 सॉल्यूशंस को एक ही बीकर में डालेंगे, तो बन गया यहां पे फाइनल। हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो कैसे निकालें जरा बताइए। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे सर, N1 प्लस N2। सर इसका वॉल्यूम टोटल कितना आएगा, ऑब्वियसली अगर ये 100 ml है, ये 100 ml है, तो ये बनेगा 200 ml, तो वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2। ठीक है, तो अब आप बताइए मोलैरिटी कैसे निकलेगी। सर मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स यहां कितने हैं, इट इज N1 प्लस N2, वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2। तो इससे पहले मैंने N1 निकाला, जरा इसमें ये N1 निकालो, इससे पहले भी निकाला, हमको पता है M1 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई V1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो N1 आएगा M1 प्लस M1 V1। इसी तरह से यहां पे जो N2 है दैट विल बी M2 V2। तो बताइए फाइनल इक्वेशन N1 के बदले क्या लिखूं, M1 V1 प्लस N2 के बदले M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो ये जो इक्वेशन है ये फाइनल इक्वेशन है। तो जब भी आप 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे, जब आप 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे, जो 2 सॉल्यूशन से नया सॉल्यूशन बन गया उसकी मोलैरिटी M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा हमारा एक और टॉपिक है दैट इज नॉर्मैलिटी। देखो सिंपल, जब अभी मैंने आपको पढ़ाया मोलैरिटी, आपने मोलैरिटी कैसे पढ़ा, सर इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल्स पर लीटर दिस इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। अब अगर इस मोल को हम हटा देंगे, इस मोल के बदले हम लगाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो जरा मुझे बताइए फिर क्या बनेगी, वो बनेगी ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखिए मोल्स पर लीटर इट इज कॉल्ड, देखिए मोल्स पर लीटर इट इज कॉल्ड मोलैरिटी, और अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर निकालेंगे तो उसको बेटा हम कहेंगे नॉर्मैलिटी। फर्क एक ही है, मोलैरिटी में हम कहते हैं कि सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सोल्यूट के पर लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी।
नॉर्मेलिटी में हम कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स, उसको बेटा हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज, इधर देखो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर, नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो इक्वेशन क्या बन गई नॉर्मेलिटी की? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए शॉर्ट में n का मतलब नॉर्मेलिटी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय बेटा वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किस में होगा? लीटर्स में। अब अगर हम ऐसा करें, अगर वॉल्यूम ml में गिवन होगा तो हम इसको चेंज करेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां जो वॉल्यूम है ये लीटर्स में गिवन होगा, यहां जो वॉल्यूम ये ml में गिवन होगा। अब आपका सवाल होगा, सर मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर, हमें पता है मोल्स कैसे निकालने हैं, मोल्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और याद रखना ग्राम इक्विवेलेंट्स भी निकाल सकते हैं, कैसे? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। देखिए गिवन मास बाय मोलर मास, that gives you number of moles, but given mass divided by equivalent mass, that gives you gram equivalents। तो फिर ये फॉर्मूला हम मॉडिफाई करेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? इट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में एक ही फर्क है, मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर, number of moles of solute per liter of solution, normality is number of gram equivalents of solute per liter। moles कैसे निकालते हैं? given mass by molar mass, और ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब अगर किसी को मालूम नहीं है, किसी ने 11th में नहीं पढ़ा, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर होता है वैलेंसी फैक्टर, ये एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए अलग, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अलग। मुझे अभी इस डिटेल में नहीं जाना है, तो याद रखिए मैं यहां पे लिखूंगा इक्विवेलेंट मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। अब ये n फैक्टर कैसे निकालते हैं, मैं कुछ आइडिया देता हूं। मान लीजिए अगर आपके पास एसिड है, मान लीजिए अगर आपके पास बेस है, मान लीजिए अगर आपके पास साल्ट है, तो आप कैसे n फैक्टर निकालेंगे? देखिए एसिड का n फैक्टर होता है कि एसिड कितने H पॉजिटिव देगा, बेस का n फैक्टर होता है कि बेस कितना OH नेगेटिव देगा, सॉल्ट का n फैक्टर होता है कि सॉल्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, कैटाइन का या एनाइन का। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ये देखिए सपोज मेरे पास है HCl, ये कितने H प्लस दे सकता है? एक H प्लस, तो HCl का n फैक्टर 1 है। अगर हम लेंगे H2SO4, ये कितने H पॉजिटिव देगा? 2 H पॉजिटिव, इसकी बेसिसिटी 2 होगी, 2 H पॉजिटिव, तो इसका n फैक्टर 2 होगा। इसी तरह से अगर हम H3PO4 लेंगे, ये कितने H पॉजिटिव देगा? 3 H पॉजिटिव, तो इसका n फैक्टर 3 होगा। इसी तरह से बेस लेंगे, मान लीजिए NaOH, ये कितने OH देगा? सर ये तो एक ही OH माइनस देगा, तो इसका n फैक्टर 1 है। अगर हम इस तरह से लेंगे MgOH होल ट्वाइस, ये तो 2 OH देगा, कितने? 2 OH नेगेटिव, तो इसका n फैक्टर 2 है। इसी तरह से अगर हम कोई और लेंगे, तो कोई और बेस, तो हम देखेंगे कितने OH देगा। चलो अब साल्ट है, मान लीजिए NaCl, ये एक सॉल्ट है, यहां से निकलेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। या तो टोटल चार्ज ऑन कैटाइन ले लो, या तो टोटल चार्ज ऑन एनाइन। जैसे कैटाइन पे टोटल चार्ज क्या है? 1, तो इसका n फैक्टर 1 होगा NaCl का। ठीक है ना, तो इस तरह से निकालते हैं। नाउ उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती है? देखो सिंपल, अगर हम यहां एक सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये जो सॉल्यूशन है, इसमें हमने सॉल्वेंट लिया वाटर,
सॉल्वेंट लिया हमने वाटर, सॉल्वेंट लिया वाटर, और कितना वाटर लिया 1 केजी, और इसके अंदर हमने डिसॉल्व किया है कोई सॉल्यूट। ठीक है, इस 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी वाटर में, 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। देखिए ये फर्क है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बट मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी पानी ले लो, 1 केजी सॉल्वेंट ले लो, उसमें आपने कोई सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, तो सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एज द मोलैलिटी। जैसे मैंने डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो फॉर्मूला क्या बनेगी, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मगर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी। सो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास, तो मैं उसको W से रिप्रेजेंट करूंगा। सो व्हाट इज W, मान लीजिए इसको मैं WS से रिप्रेजेंट करूंगा, WS इज मास ऑफ सॉल्वेंट, WS इज मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं लिखूंगा यहां पे WS जो होता है इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, मगर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजीज में। लेकिन अब प्रॉब्लम है, सर अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में होगा तो हमें वो किस में कन्वर्ट करना होगा, केजीज में। तो आपकी जो मोलैलिटी है दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय WS, WS इज मास ऑफ सॉल्वेंट। नाउ नंबर ऑफ मोल्स आपको मैंने पढ़ाया है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला लिखेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो W है सॉल्यूट का मास, और याद रखना WS है सॉल्वेंट का मास, ये याद रखना। सो व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सो फॉर्मूला आपके सामने है, ये एक फॉर्मूला है, ये दूसरी फॉर्मूला है, ये तीसरी फॉर्मूला है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक और टर्म दैट इज कॉल्ड एज द मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जरा देखिए ये बड़ा सिंपल है, एक सॉल्यूशन बना लिया हमने, इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक है कंपोनेंट A, एक है इसमें कंपोनेंट B। मान लीजिए कंपोनेंट A है सॉल्वेंट, कंपोनेंट B है सॉल्यूट। ठीक है, और मान लीजिए ये जो कंपोनेंट A सॉल्वेंट है इसके कितने मोल्स, Na मोल्स, और सॉल्यूट के कितने मोल्स, सपोज इट इज Nb मोल्स, तो टोटल कितने मोल्स, Na प्लस Nb। ठीक है, so what is Na, number of moles of solvent component A, what is Nb, number of moles of solute component B, what are the total number of moles, that is Na plus Nb। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं what is the number of moles of A to the total moles, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A to the total moles, टोटल मोल्स क्या है Na प्लस Nb, इस रेशो को कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा काई से। तो बताइए काई ए, अगर मुझे काई ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, जरा अब मुझे बताइए कंपोनेंट बी के कितने मोल्स टू द टोटल मोल्स, सर वो हो गया काई बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो अब देखिए हमेशा याद रखिए ये जो मोल फ्रैक्शन होता है इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स, यानी एक सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट के भी कुछ मोल्स होंगे, सॉल्वेंट के भी कुछ मोल्स होंगे, सॉल्यूट के कितने मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इस रेशो को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, या सॉल्वेंट के कितने मोल्स टू द टोटल मोल्स, इस रेशो को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। और हमेशा सम ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, काई ए प्लस काई बी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और अगर आपको
मान लीजिए काई ए गिवन होगा, काई बी निकालना होगा, तो हम ऐसे निकालेंगे काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। या अगर काई बी गिवन होगा, काई ए निकालना होगा, सो काई ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई बी। तो ये फॉर्मूले आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। जरा बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या है, जरा बताइए। तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। और लास्ट में मुझे बताइए यूनिट्स, यूनिट्स बताइए कुछ इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी के यूनिट्स क्या है? शाबाश, मोलैरिटी के यूनिट्स है मोल्स पर लीटर, ठीक है। इसी तरह से नॉर्मेलिटी के यूनिट्स क्या होंगे? अरे मोलैरिटी क्या है? मोल्स पर लीटर, हो गया ना, मोल्स पर लीटर। अच्छा, नॉर्मेलिटी के यूनिट क्या है? नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अच्छा, मोलालिटी के यूनिट क्या है? मोलालिटी, मोलालिटी इज, शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, ये इसका यूनिट है। तो मोल फ्रैक्शन का क्या होगा, जरा बताइए। ये आपके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दिया है। मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा? अच्छा, इसी तरह से एक और टर्म, कुछ टर्म्स हैं वो याद रखिए लास्ट में इस चैप्टर के रिलेटेड। ये देखिए बेटा, कुछ टर्म्स है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा सेमी मोलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जरा बताइए व्हाट इज अ सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी का मतलब हाफ। अगर मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन आपने बनाया और अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.5 होगी तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। सो व्हाट इज अ सेमी मोलर सॉल्यूशन? सेमी मोलर सॉल्यूशन क्या होता है सर? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी होगी 0.5। अच्छा, इसी तरह से डेसीमोलर, डेसीमोलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं? डेसीमोलर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसकी मोलैरिटी होगी 0.1। दिस इज इक्वल टू 1/10, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1। सो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 0.1। इसी तरह से सेंटीमोलर, सेंटीमोलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जरा बताइए। सेंटीमोलर सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 0.01 होगी, यानी कि 10 टू द पावर -2, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड मिलीमोलर। मिलीमोलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं? मिलीमोलर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी 0.001 यानी कि 10 टू द पावर -3 होगी। ये कुछ टर्म्स ये आप याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन का पहला टॉपिक खत्म किया, सॉल्यूशन और सारी कंसंट्रेशन टर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो कल इंशाल्लाह सॉल्युबिलिटी वाला सेक्शन उठाएंगे, वो खत्म करेंगे, फिर लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी। इसको मैं अच्छे से, जो मैंने यहां पे लिखा वो मैं हैंड रिटन अच्छे से लिखूंगा, तो आप ऐसा कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कीजिएगा और जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।